अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं जनाब अनीस अहमद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। बातचीत करेंगे देश के जो मुद्दे हैं और ख़ासतौर पर दिल्ली जैसी राजधानी में मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नारा लगाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है, मौजूदा माहौल में मुसलमान किस मकाम पर है, क्या करने की ज़रूरत है। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखेगा, ताकि अगली मरतबा अनीस अहमद साहब को बुला करके हम आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपका रिएक्शन भी आया था, इसके पीछे जहनीत क्या है कि दिल्ली जैसी जगह में, पार्लियामेंट के पास में, लोग मुसलमानों को धमकियां देते हैं, मुसलमानों को जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करते, नारा लगाते हैं। जहनीत कौन है इसके पीछे? देखिए, ये खुलेआम एक बीजेपी आरएसएस की एक जहनीत है। बीजेपी तो ये कहेगी कि एक कोई फ्रिंज ग्रुप ने ये किया है, लेकिन ये कोई फ्रिंज ग्रुप ने नहीं किया है। ये बीजेपी के एक डिक्लेयर्ड एक्स स्पोक्स पर्सन ने बुलाया हुआ प्रोग्राम था। और ये जो हुआ है, इसमें हमें ज्यादा बहुत शौक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हमें इसमें ताज्जुब करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग आज ओपन पब्लिक में बता रहे थे, ये हर दिन अपने शाखाओं में यही सीखते आ रहे हैं। पिछले 100 सालों में आरएसएस की शाखाओं में क्या तालीम मिल रही है? यही तालीम मिल रहा है कि मुसलमानों को एक दिन दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन है। यही तालीम तो नहीं दिया जा रहा है। जो तालीम पहले उनके शाखाओं में मिलती थी, आज वो तालीम वो लोग आकर सड़कों में कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में प्लकार्ड देके कर रहे हैं। तो इसमें कोई शौक होने की हमें जरूरत नहीं है। एक पक्का एक आरएसएस का हिंदुत्व फासिस्ट आइडियोलॉजी है, जो आज खुल के सामने आ गया है। ओके, तो इसका हल क्या है? एक तरह से जो मौजूदा दौर है, कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जाता है। कल का मामला है, लखनऊ में एक रक्षा वाले को, कानपुर में सॉरी, जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया, और सैकड़ों जगह इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसे दौर में इसका हल क्या है? क्या करने की जरूरत है मुसलमानों को? देखिए, हल दो तीन चीजें हैं, थोड़ा डिटेल इसमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को ऐसे हालात से बचाने का एक सेटअप लोकल सिस्टम में होना जरूरी है। इसलिए हम लोग अलग अलग जगह कहते हैं कि हमारे जो मोहल्ला सिस्टम, हमारे मस्जिद जो सिस्टम होते हैं, हमारी मस्जिदें क्या है। हमारी मस्जिद आज मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी होकर रह गई है। इसका मतलब क्या है, मस्जिद में क्या कारपेट डालना है, कौन से बत्ती डालना है, कौन से ट्यूबलाइट डालना है, यही काम है हमारे मैनेजमेंट कमेटी का। इसे छोड़कर आगे से हमारे मस्जिदों को जो है एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, एक लीगल मैनेजमेंट कमेटी, एक एम्पावरमेंट मैनेजमेंट कमेटी ये बनाना होगा। इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पर जो इस तरीके से जो भी क्राइसिस आएंगे, उस क्राइसिस को लीगली और क्राइसिस के एंगल में डील करने की कैपेसिटी वहीं पर होगी। देखिए, एक चीज याद रखिए, आप दिल्ली में बैठ के, मैं बैंगलोर में बैठ के सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग ज्यादा से क्या कर सकते हैं, हम लोग जाके लीगल हेल्प करेंगे, हम लोग जाके पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे। लेकिन उस वक्त में जब ये क्राइसिस होता है, उस वक्त में उस क्राइसिस को डील करना है वहां की लोकल पब्लिक को, वहां की लोकल कम्युनिटी को। तो ये काम हमें करना जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो हमारे मस्जिद जो है, इस मस्जिद को हम लोग सिर्फ 5 वक्त नमाजों तक महदूद ना रखें, बल्कि इस मस्जिद कम्युनिटी को एम्पावर करें, ताकि ऐसे क्राइसिस को खुद फेस कर सके। पहला। दूसरा, लीगल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा कि आज स्टेटमेंट भी आया कि जिन लोगों ने कानपुर में अटैक किया था उनको अरेस्ट किए। मैं लिख के देता हूं आपके चैनल पर, 2 दिन में बेल पर बाहर आ जाएंगे, 2 दिन में बाहर आ जाएंगे बेल। वो इसलिए क्योंकि मैंने खबर आ रही कि उन्हें बेल मिल गई है। हाँ, वही देखिए, 1 दिन भी नहीं हुआ। पॉइंट ये है, क्यों बेल होती है, ये सिर्फ दिखाने के लिए अरेस्ट किया जाता है। और जो उनका जो एफआईआर होता है, एफआईआर में इतने आसान और ढीले धाराएं लगाई जाती हैं कि जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता उनको छोड़ने के लिए। वहीं पर जब मुसलमान अरेस्ट होते हैं, ऐसा कॉन्स्पिरेसी बनाया जा रहा है कि कल मुल्क तोड़ने वाले, ऐसा चार्जशीट बनाया जाता है। लेकिन अभी इसमें ये एक बड़ा ट्रेंड है। लेकिन अगर आप सोचिए, वहां की लोकल मुस्लिम कम्युनिटी स्ट्रांग रहती, तो वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देते, पुलिस स्टेशन के बाहर वो लोग घेराव करते, और पुलिस को वो लोग कंपेल करते कि फला 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 धाराएं आप लगाओ। जब ऐसे धाराएं वहां पर लगा देते, उसे बाहर आना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये हम नहीं करते, क्योंकि हमारी लोकल मुस्लिम कम्युनिटी को लीगल एजुकेशन नहीं है, जो देना बहुत जरूरी है। तो आपका कहना है कि बुनियादी तौर पर काम करने की जरूरत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मामले में कहाँ तक कामयाब हो रही है? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता है कि पीएफआई ही है जिस वक्त जो आरएसएस और जो शरपसंद अनासिर है
जो भगवत ताकत है उसका मुकाबला पीएफआई के लोग कर रहे हैं या पीएफआई के लोग कर सकते हैं? अभी हम लोग देखिए, हमारा तो एक लीगल एड सिस्टम है, जिसमें हम जब ऐसे कहीं पर भी कुछ केस होते हैं, उस केसेस में हम लोग सबसे पहले हमारा लीगल टीम उनको अप्रोच करता है, अप्रोच करके लीगल हेल्प देने की हम कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेजर केसेस में हमें ब्रेक थ्रू मिला है। लेकिन हमें भी ये लगा है कि जब तक वो विक्टिम कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा, उसे हिम्मत नहीं रहेगी, हम भी कुछ नहीं कर सकते उसके वास्ते। क्योंकि बहुत सारे जगह क्या होता है कि हम जाके उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं, वहीं के लोकल लोग उन्हें डरा देते हैं कि अगर ये लोग आएंगे, आपका केस फाइट करेंगे, वापस चले जाएंगे, प्रॉब्लम आपको सहना पड़ेगा। तो लोग डर जाते हैं। पुलिस का प्रेशर होता है, लोकल एमएलए का प्रेशर होता है, मुस्लिम गुंडों का प्रेशर होता है, मुस्लिम पॉलिटिशियन का प्रेशर होता है, सारे प्रेशर होता है विक्टिमों का। तो इसलिए हम लोग अभी एक नया जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो ये है कि हम लोग मस्जिद कमिटीज के अंदर जाकर मस्जिद कमिटीज को ट्रेनिंग देने का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। और हम जैसा सोच रहे थे उससे ज्यादा हमें इसमें एक सक्सेस मिल रहा है, और लोग बहुत ही हमें बुला बुलाकर अपनी मस्जिदों में प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू भी अगर अगर कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी कोई भी मस्जिद कमेटी है जो लीगल ट्रेनिंग चाहती है, जैसे क्राइसिस को किस तरीके से मैनेज करना है उसका ट्रेनिंग चाहती है, पॉपुलर फ्रंट को कांटेक्ट करें, हम लोग ऑफर करेंगे, ताकि हम मस्जिद कमेटी और मस्जिद के जो लोकल लीडर्स हैं उनको हम लोग ट्रेन करेंगे किस तरीके से ऐसे क्राइसिस को हैंडल करना है, किस तरीके से लीगल काम करना है, और किस तरीके से वहां पर पुलिस के जो केस फाइल होता है उस केस फाइल को मजबूत करना है और फॉलो अप करना है। ये काम हम लोग अभी अरे हाई साहब, प्रायोरिटी के आप साथ कह कर रहे रहे हैं हैं। कि मस्जिद को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, मस्जिद के जरिए मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन आप देखें जो भारत में जो मस्जिदें हैं तो वहाँ के गांव देहातों में ज्यादातर मस्जिदों में नमाजी नहीं होते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी 60+ के लोग होते हैं, इमाम साहब भी ऐसे होते हैं। तो आपको लगता है कि उन लोगों तक अप्रोच करने से ये मसले हल हो जाएंगे, या उन लोगों में इतनी हिम्मत होगी, किस तरह के मामले में वो सामने निकल कर आएंगे? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मस्जिद हमारे सेंटर्स होते हैं। मैं मस्जिद भी नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम मोहल्ला। समझे आप, उसको हम्म। मस्जिद ले लो, कुछ भी ले लो, मुस्लिम मोहल्ला। और ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कम से कम एक बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी निकाह से लेकर उसकी मैयत तक यही तो मोहल्ला उसके लिए काम करता है, कोई बाहर वाला आकर काम नहीं करेगा उसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको अभी इनकी जिम्मेदारी समझ में नहीं आई है। अभी भी डिपेंडेंसी किस पर है, कोई बड़े मुस्लिम पॉलिटिशियन पर डिपेंड हो जाएंगे, या कोई बड़े 5-6 बार हज करके आए हुए एक शख्स उन पर डिपेंड हो जाएंगे। इस तरीके का डिपेंडेंसी हमें छोड़ना है। हमें देखना है कि लोकली हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये हो सकता है। हमने इंडिया के अलग अलग जगह जहां पॉपुलर फ्रंट की पहुंच है वहां पर जाकर हम लोग गेट टुगेदर्स कर रहे हैं, जिसमें मस्जिद कमिटीज के लोकल मुस्लिम लीडर्स, लोकल मुस्लिम पॉलिटिशियंस, उलमा, इन सबको हम जमा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ कमिटी को बनाओ, लेकिन लोकली में जो है ऐसे जो जो अफराद है जो कुछ करना चाहते हैं उनको हम ट्रेन करेंगे तो बहुत काम हो सकता है। अरे साहब, किसानों का प्रोटेस्ट पिछले 8-9 महीना से जारी है, सरकार सुन नहीं रही है। पीएफआई का कितना सपोर्ट है किसानों को? आप लोग कितनी मदद कर रहे हैं? देखिए, पॉपुलर फ्रंट की तरफ से सिर्फ एक मोरल सपोर्ट हम दे रहे हैं अब तक, क्योंकि किसानों को मुझे नहीं लगता किसी की सपोर्ट की जरूरत है। जिस तरीके का मुहिम उन्होंने किया है, हमें सीखना है उनसे, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सीखना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये किसानों को भी ये प्रोटेस्ट करने का जो इंस्पिरेशन है शायद मुसलमानों के जरिए से ही मिला होगा। ये जो शाहीन बाग सीए से का मिला। जी, जो बिल्कुल। सीए का प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को अगर कोविड नहीं आता तो गवर्नमेंट को अभी भी वो प्रोटेस्ट रोक नहीं सकती थी, वो कोविड आने की वजह से रुक गया। तो किसानों का भी जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट को हमें रिस्पेक्ट करना है। पॉपुलर फ्रंट मोरली उनको सपोर्ट करता है, उनकी जो डिमांड है उन डिमांड को सपोर्ट करता है। हम भी कहते हैं कि विदाउट कंडीशन फार्मर जो कह रहे हैं उसे गवर्नमेंट को मानना होगा। और अगर कभी भी किसान के लीडरों को पॉपुलर फ्रंट की कुछ भी जरूरत पड़े, उन्हें लगा कि पॉपुलर फ्रंट उनकी कुछ भी खिदमत कर सकता है, वो खिदमत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अनिस साहब, ये जानना चाहेंगे, सिद्दीक कप्पन यूएपीए के तहत गिरफ्तार रहे हैं, अतीकुर रहमान और भी उनके साथी हाथरस जा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जो लोग नारे लगाते हैं मुस्लिम मुखालिफ, उन्हें 24 घंटे में जमानत मिल जाती है। हालांकि लोग अपने जुर्म का इकरार भी करते हैं। पिंकी चौधरी आकर खुद कहता है कि सारे हमारे लोग थे, हमने करवाया है, हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहां कोई जुर्म साबित नहीं है, हाथरस जा रहे थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट गए थे, उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। इन लोगों को इकरार जुर्म के बावजूद 24 घंटे में छोड़ दिया था। आखिर इतना ज्यादा नुमाया फर्क क्यों है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको, आप क्या करना है, ये दिल्ली का चार्ज एफआईआर आप उठा लीजिए,
और जो हथरास केस में जो एफआईआर है वो एफआईआर आप उठा लीजिए, ये 2 एफआईआर को आप उठा लीजिए। ये 2 एफआईआर किस तरीके से बनाए गए उसके बेसिस पर यह फैसला होता है कि किसको बेल मिलना है, किसको बेल नहीं मिलना है। अगर ये आरएसएस के लोग जो है, ये लोग ओपनली कहेंगे कि ये पूरा हमने ही किया है, हमने ही किया, लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो प्रेशर में पुलिस को कहा जाता है कि आप अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट करके क्या करो कि लोगों का जो गुस्सा है, मीडिया का जो गुस्सा है, गुस्से को थोड़ा कम करो। लेकिन इस एफआईआर को ऐसा बना दो कि जब मैजिस्ट्रेट के पास जाए तो मैजिस्ट्रेट के सामने ये पेटी केस बन जाता है। पेटी केस मतलब एक मामूली केस, किसी ने प्रोटेस्ट किया, छोड़ दिया। लेकिन आप जाकर क्या कीजिए, जो सिद्दीक कापन और ये लोग हैं, इनका आप एफआईआर पढ़ लीजिए, या उनका अगर चार्जशीट अवेलेबल है तो चार्जशीट आप पढ़ लीजिए, या जो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट में सेडिशन केसेस आ जाते हैं, यूएपीए आ जाता है। पूरी तरीके से वो एक छोटा सा इंसिडेंट को देश के खिलाफ जंग में कन्वर्ट किया जाता है। जब ऐसे छोटे इंसिडेंट को देश के खिलाफ जंग में कन्वर्ट किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट भी अगर अच्छा आदमी भी रहा, पक्का सेक्युलर आदमी, इंसाफ पसंद आदमी रहा, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट है उस पर उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है। पहला चीज। दूसरा, जो लोकल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं इन पर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रेशर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है। यूपी में भी, दिल्ली में भी आपने देखा प्रेशर होता है, वो प्रेशर में ऐसा हो रहा है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है, एक मुल्क को चलाने की क्या क्या मैकेनिज्म है, वो सारे मैकेनिज्म को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें भी जो है उसको उस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा, हमें भी लीगली और अलग चीजों को उसी तरीके से प्रेशर के थ्रू काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसमें जैसा आपने बताया एक वेल प्लान एक सिस्टम होता है कि पुलिस किस तरीके से काम करे, जुडिशरी किस तरीके से काम करे, मीडिया किस तरीके से काम करे। ये वेल प्लान कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है जिसके थ्रू हाथरस में फंसाया जाता है और जंतर मंतर में छोड़ दिया जाता है। अनीस साहब, पिछले दिनों आप दिल्ली में थे। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होती है 9 अगस्त को, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप मौजूद थे। उससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस होती है उसी जगह पर, उसमें आपको नहीं बुलाया गया था। आप लोगों की जो कॉन्फ्रेंस थी वो आप लोगों ने क्यों बुलाया था, क्या एजेंडा था उसमें? दूसरे कॉन्फ्रेंस जो था उसमें भी हम लोग गेस्ट थे, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब। ये दो बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत कौम का एक बहुत बड़े लीडर्स हैं। इन्होंने इंडिया के अलग अलग तंजीमों के लीडर्स को इनवाइट किया था, जिसमें मुझे भी इनविटेशन दिया गया था और मैंने भी वहां पर शिरकत की। तो उस मीटिंग में बेसिकली जो मैंने देखा, कुछ एक मुझे नहीं लगा कि कोई एक एक्शन प्लान है, बल्कि बेसिकली एक क्या कहते हैं उसको, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, जिसमें अलग अलग मुस्लिम लीडरों को आकर ये हालात के ऊपर और इस हालात में मुस्लिम कम्युनिटी का किस तरीके से रिस्पॉन्स होना है उसके बारे में एक तबादला फिक्र करने की वहां पर एक बात थी। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आए, जैसे आपने जो बताया लिंचिंग के बारे में डिस्कशन हुआ वहां पर, इंडिया का सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में डिस्कशन हुआ, मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है जो गवर्नेंस में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो उसके बारे में डिस्कशन हुआ, एजुकेशनल स्टेटस क्या है कम्युनिटी का उसके बारे में डिस्कस हुआ। तो अलग अलग लोगों ने, वहां कोई स्पीचें नहीं हुई थी, किसी ने स्पीच नहीं दिया, बल्कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक 40-50 लोग थे जो लोग सिलेक्टेड लोग थे। जी, डिस्कशन टाइप था, और जिसमें हर किसी ने आकर अपनी राय बताई कि क्या करना है, और उसका कंक्लूजन इस तरीके से हुआ। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और हजरत उबैदुल्ला आजमी साहब, इन्होंने उसको कंक्लूड इस तरीके से किया कि इस तरीके के डिस्कशन और कंटिन्यू होने चाहिए, ना कि चंद लोग रूम के अंदर बैठकर एक पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए प्लान बनाए, वैसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो असल न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप है, जो सेकंड लेवल लीडरशिप जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे लोग जिनको कुछ करने की बहुत ख्वाहिश है लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वैसे लोगों को पूरे मुल्क में आइडेंटिफाई किया जाए, उनको एक जगह जमाया जाए और उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया जाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में एक हुआ, और मुझे लग रहा है कि और उसी प्रोग्राम में हमें बताया गया कि कोलकाता में भी ऐसा एक प्रोग्राम हुआ था, और इंडिया के अलग अलग सिटीज में भी शायद वो लोग करेंगे। लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव मीटिंग लगा। इससे पहले इसी तरह की एक मीटिंग कलकत्ता में हो चुकी है। ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और उबैदुल्ला आजमी साहब, इन दोनों ने ये प्रोग्राम किया था, ये मीटिंग। जी। अच्छा, उन्वान क्या था इस मीटिंग का? जैसे मैंने बताया, आज टाइटल ऐसा कुछ टाइटल कुछ नहीं था, बेसिकली एक ओपन हार्टेड डिस्कशन रखा गया था, और वही मुझे सबसे अच्छा लगा। सोशल मीडिया पर ये चर्चा है कि इत्तेहाद मिल्लत के नाम से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका टाइटल था इत्तेहाद मिल्लत।
इत्तेहाद मिल्लत जो था वो एक दिन पहले हुआ था, अच्छा। जो शायद डॉक्टर मंजूर आलम खान और दूसरे चंद लीडरों ने मिलकर बुलाई थी। वो इत्तेहाद मिल्लत प्रोग्राम था, उसमें भी उसमें मौलाना मैं तो सज्जाद अटेंड। नोमानी साहब और मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी साहब थे। जी जी शायद। लेकिन हमें जो इस प्रोग्राम में बुलाए गए थे, उस प्रोग्राम में कोई बैनर भी नहीं था। वो एक अच्छी चीज थी, कोई बैनर भी नहीं था, अच्छा, कोई कोई उन्वान बैनर भी नहीं था, नहीं था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि एक ओपन हार्टेड डिस्कशन था। और हजरत सज्जाद नोमानी साहब भी और हजरत उबैदुल्ला आजमी साहब भी कहने से ज्यादा सुनने के लिए वो लोग आए थे। अलग अलग लोगों की राय उन्होंने सुनी, मैंने भी अपनी राय दी, अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी, और वो मुझे बहुत पसंद आया कि वो लोग लोगों की बात सुन रहे थे, हालांकि वहां पर आकर स्पीच करने के बजाय। तो सारे लोगों ने अलग 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 बताया और उन तो चीजों को नोट तंजीमों किया को गया। लेकर जो लोग वहां पर आए थे अपनी बात कर रहे थे, वो मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखते थे। तंजीमों से भी थे और अलग अलग अफराद भी थे, जैसे बड़े उलमा थे, अलग मदरसों से नुमाइंदगी आई थी, मशाइख से नुमाइंदगी आई थी, जो सूफी इकराम हैं उनके थ्रू भी आई थी, अजमेर से भी नुमाइंदगी आई थी, तंजीमों से जमात इस्लामी से भी नुमाइंदगी आई थी, पॉपुलर फ्रंट से मैं था, और शायद अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स, और अलीगढ़ से भी चंद लोग आए थे। तो ऐसे कोई बड़े क्या कहते हैं कि वेल बड़े बड़े जो फिगर जिनको हम कहते हैं शायद वो नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो लोग ग्राउंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छा विजन रखते हैं, ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया। कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, और इस वजह से कि उनको एक दिन पहले वाले कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई इत्तेहाद मिल्लत के उन्वान से। एक दिन के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम करना, हमारी वो कैपेसिटी होती तो गवर्नमेंट हम ही चलाते सबसे। तो ये प्रोग्राम ऐसा नहीं था, हमें इसका जो जिस प्रोग्राम में मैं गया था उसका इनविटेशन ऑलमोस्ट एक 15 दिन पहले ही आ गया था। तो 15 दिन पहले ही वो प्रोग्राम हो गया था। और जो पहले दिन का भी जो प्रोग्राम था, मुझे लग रहा है मैंने भी चंद एक न्यूज पोर्टल में मैंने पढ़ा कि 1 साल पहले से उसका प्लानिंग चल रहा था, जो इत्तेहाद मिल्लत का है। अब हमें उसमें बुलाया क्यों नहीं गया, वो मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे तंजीम के चंद लीडरों को उसके बारे में पता था। जो लोग मिली काउंसिल में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारे तंजीम के जो लीडर मेंबर हैं, उनको इस प्रोग्राम के बारे में पता था, 1 साल पहले पता था। लेकिन हाल में जो हुआ शायद मिस हो गया या पर्पसली नहीं बुलाए, हो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बुलाया इसलिए हमने किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। और सज्जाद नोमानी साहब और उबैदुल्ला आजमी साहब ने क्लियर किया था कि ये दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था, ये पहले प्रोग्राम नहीं था, इससे पहले भी एक प्रोग्राम कोलकाता में हुआ था। तो मुझे नहीं लगता उसे और इसे कुछ लेना देना आइंदा भी इस तरह कुछ और जगहों पे प्रोग्राम होगा। तो मकसद क्या था है। इस जी प्रोग्राम के, जो आप लोग बैठे वहां सज्जाद नोमानी साहब, आप लोगों ने डिस्कशन की मॉब लिंचिंग पे, इस पे उस पे, तो कोई एक्शन प्लान तैयार हुआ, कुछ हुआ? जी नहीं, कुछ भी ऐसा एक्शन प्लान तैयार नहीं हुआ वहां पर। देखिए, वही मुझे सबसे अच्छा लगा उस प्रोग्राम के बारे में, कि नॉर्मली क्या होता है कि वो लोग जमते हैं, बड़े बड़ा रेजोल्यूशन बनाते हैं, मीडिया में दे देते हैं, फिर वो रेजोल्यूशन पर कौन काम करेगा, कोई तो चाहिए ना काम करने वाला। तो यहाँ बिल्कुल। पर इस प्रोग्राम में बेसिकली रादर देन एक रेजोल्यूशन पास करने की जगह, यहाँ पर जो है एक तबादले फिक्र हुआ उसके अंदर। ख्यालात को लोगों ने तो ये किया कि क्या इश्यूज हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस तरीके से इसको पॉजिटिवली लिया जाए, और डिस्कशंस में अलग अलग पॉइंट आए। तो एक मुझे लगता है इसका नेक्स्ट जो फॉलो अप होगा वो ये होगा कि मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज के हालात में कुछ करना है, उनको कम्युनिटी के लिए और इंडियन सोसाइटी के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है, लेकिन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कहाँ पर आकर। इसका मतलब एक कोई एक तंजीम बनाना, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाना, मुझे नहीं लगता वो जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे तंजीमें हैं जो काम कर मौजूद रही है। है। तो और एक नया तंजीम बनाना वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन बेसिकली किस तरीके से एक आदमी, एक शख्स, और या एक इदारा या एक तंजीम कुछ नेशनल लेवल पर या अपने लोकल लेवल में कर सकती है, वैसा कुछ एक अपॉर्चुनिटी आना है। और बहुत सारे लोगों ने यही ओपिनियंस दिए। चंद लोगों ने आकर वहां पर वो अपने अपने गांव में किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत अच्छे मुझे भी आइडियाज लगे कि चंद उलमाओं ने आकर किस तरीके से वो लोग अपनी मस्जिदों में कुछ कर रहे हैं, चंद उलमाओं ने आकर अपने मदरसों में किस तरीका वो इनिशिएटिव ला रहे हैं वो बताया। तो अच्छे अच्छे आइडियाज शेयर हुए। तो इसका कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो, बल्कि मुझे लगता है कि ये सीरीज ऑफ डिस्कशन और भी चलेंगे, और उसके बाद कुछ वो सीरीज ऑफ डिस्कशन को बेस करके कुछ एक प्लान बनाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब अनीस अहमद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है, बहुत मारूफ और मुतहर्रिक हैं। लोगों की उम्मीद उनसे वाबस्ता, उन्होंने हमसे बातचीत की, कई मुद्दों पर, खासतौर पर ये बताया कि दिल्ली के होटल रिवर व्यू में 9 अगस्त को किन मुद्दों पर बातचीत हुई, मीटिंग कैसी थी। उन्होंने खासतौर पर इस बात का डिनाई किया कि इत्तेहाद मिल्लत के उन्वान से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इस बात का भी उन्होंने डिनाई किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बुलाया था, बल्कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी और मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी की तरफ से ये मीटिंग मुनक़िद हुई थी, और उसमें एक डिस्कशन सामने आया कि क्या हालात हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक सीरीज है, पहले भी इस तरह की मीटिंग हो चुकी है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपसा अनीस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद आइंदा भी आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए मिल्लत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।